48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज इसका 8th लॉ देखेंगे, विच सेज मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। मतलब लोगों को आपके पास आने दीजिए, ना कि आप उनके पास चाहिए, और आवश्यकता अगर पड़े तो चारा भी डालिए। ये 8वां लॉ है। इससे पहले के 7 लॉ ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपेंड किए जा चुके हैं। इस वीडियो के ऊपर आपको बाकी सारे 7 लॉज मिल जाएंगे। टोटल 48 लॉज है, तो इसके बाद और 40 लॉज बच जाएंगे। चलिए बारी बारी से एक एक स्टोरी देखते हैं इस लॉ को सपोर्ट करने के लिए। पहली स्टोरी है टैलेरैंड की। टैलेरैंड फ्रेंच डिप्लोमेट, सेकुलरिस्ट थे। ये बहुत ही फेमस रहे हैं और इन्होंने कई सारे किंग्स और यहाँ की नेपोलियन के राज में भी काफी समय तक उनके अधीन काम किया है। टैलेरैंड बहुत ही शांत किस्म के व्यक्ति थे और इनके जैसा डिप्लोमेट उस समय पे कोई और नहीं था। ये बिस्मार्क, इन सबको एक ही कैटेगरी में आज भी रखा जाता है। ये फोटो है कांग्रेस ऑफ वियना की 1840। 1814 में जब नेपोलियन फर्स्ट टाइम हार चुका था और कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई गई थी, तो वहां पे टैलेरैंड ने सब डिप्लोमेट से, जितने भी बड़े बड़े लोग आए थे, उन सबसे यही कहा कि आप लोग नेपोलियन को जिंदा छोड़ के गलती कर रहे हो, और अगर आप उसे जिंदा छोड़ रहे हो तो कृपया उसे जहां आप लोग अभी आइलैंड पे भेजने वाले हो, एल्बा आइलैंड पे, वहां से और काफी दूर भेजो, बहुत बहुत दूर, यहां तक कि यूरोप से भी काफी दूर भेजिए, ताकि वो कभी भी वापस ना आ सके। टैलेरैंड की ये बात लोगों ने बहुत नजरअंदाज की। टैलेरैंड वैसे तो बहुत शांत किस्म के थे, लेकिन उन्होंने ये बात बहुत जोर जबरदस्ती के साथ रखा। नतीजा ये हुआ कि इनकी बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और जैसा कि विक्टोरियस पावर्स को करना था, उन्होंने वैसा ही किया। कुछ समय बाद पता चला कि नेपोलियन अपने कैप्टिविटी से भाग गया है। वो वहां से भाग गया है और अब वो कहीं और दुनिया में जाने के बजाय वापस फ्रांस आ रहा है। इस पूरे के पूरे वाकये से कांग्रेस ऑफ वियना पूरी तरीके से डर गई। उन्होंने फिर से कांग्रेस को बुलाया, और इस बार टैलेरैंड कुछ नहीं बोले। वो बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब यूरोप में क्या होगा, कैसे होगा, नेपोलियन क्या करेगा, किसको हर्ट करेगा। टैलेरैंड बिल्कुल भी शांत बैठे थे और बाकी सब लोग आपस में परेशान बैठे हुए थे। नेपोलियन का ये जो दूसरा दिन था, जब वो वापस आया तो ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। 100 दिन के राज के बाद वापस से लड़ाई हुई, वाटरलू की लड़ाई जिसे कहा जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू, और उसमें फ्रांस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। इन समय टैलेरैंड का क्या रोल था, इसके बारे में बाद में पता चलता है। बाद में यह पता चला कि नेपोलियन को एल्बा से भगाने का सारा षड्यंत्र टैलेरैंड ने खुद लिखा था। उन्होंने ही लोगों को भेज के उन्हें, यानी नेपोलियन को, वहां से बाहर निकाला था और उन्हें सुरक्षित फ्रांस लेके आए थे। इसमें उनका ये मंशा थी कि नेपोलियन जब वापस आएगा तो लोग नेपोलियन को सिर आंखों पे बिठा देंगे, और वो जैसा नेपोलियन कहेगा वैसा ही होता जाएगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि फ्रांस में अब वो दम नहीं बचा है, फ्रांस में वो इकोनॉमिक पावर नहीं बची है, फ्रांस में वो मिलिट्री पावर नहीं बची है। इसलिए अब जब फ्रांस वापस से लड़ने जाएगा, मतलब नेपोलियन वापस से जब लड़ने जाएगा, तो उसकी बुरी तरीके से हार होगी, और इस बार जनता नेपोलियन को एक धूर्त, एक डरपोक, एक कायर नेता की तरह समझ जाएगी और उसे कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं बनाएगी। टैलेरैंड ने एक ही स्ट्रोक से नेपोलियन को वापस सिंहासन पर बिठाया भी, और वापस उसके जाने का, उसके पतन का, उसकी पूरी फ्रांस की हिस्ट्री से नामो निशान मिटाने का खाका तैयार कर लिया। इस सेकंड राउंड में लोगों ने इसके पास, मतलब टैलेरैंड के पास आने की
बहुत कोशिश की, लेकिन टैलेंट ने अपने पास से खुद से चले। दूसरी कहानी है इटालियन आर्टिस्ट फिलिपो ब्रूनेलेस्ची। फिलिपो ब्रूनेलेस्ची, इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप लोग फिलिपो याद रखिए। फिलिपो एक बहुत ही उम्दा रिनाइजेंस आर्टिस्ट थे। इनकी स्पेशलिटी थी डोम कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे काम। फिलिपो अपने काम में बहुत ही ज्यादा दक्ष थे और इनको दूर दूर से कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे। इसी क्रम में इटली के एक शहर है फ्लोरेंस, वहां पे एक कैथेड्रल का निर्माण किया जा रहा था। उस कैथेड्रल के डोम के बनाने का काम इन्हें दिया गया। फिलिपो अपने काम में इतने दक्ष थे कि वो तुरंत इसके पूरी रूपरेखा तैयार करके बैठ गए। फिर देखा गया कि ये कैथेड्रल बहुत ही उम्दा बन रहा है, तो किसी एक ऑफिशियल को लगा कि मेरा जो पहचान का व्यक्ति है वो भी छोटा मोटा आर्टिस्ट है, जिसका नाम गिबरेटी था, लोरेंजो गिबरेटी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिलिपो सारा काम करे और गिबरेटी का भी नाम साइड में आ जाए। तो उन्होंने फिलिपो से कह के गिबरेटी को उनके असिस्टेंट की तरह रखवा दिया। फिलिपो ने इसकी पूरी कोशिश की कि वो अकेले काम कर सके। उन्हें किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन काम काफी हो चुका था और गिबरेट फिलिपो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से इस काम से वंचित हो जाए। थोड़े समय के काम करने के बाद फिलिपो को ये समझ में आ गया कि गिबरेटी एकदम निकम्मा है, इसी काम का नहीं है, इसको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये जब कैथेड्रल बन जाएगा तो इसका जो नाम होगा उसमें फिलिपो के साथ साथ, यानी मेरे अपने के साथ साथ, इस निकम्मे का भी नाम जुड़ा होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना काम रोककर एक छुट्टी की अर्जी डाल दी। उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं घर पे आराम करना चाहता हूँ। काफी काम हो चुका है और गिबरेटी एक अच्छा कलाकार है, तो ये बाकी का काम खत्म कर देगा। अब मेरे यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तुरंत छुट्टी पे चला गया। फिलिपो के छुट्टी पे जाते ही इटालियन ऑफिशियल्स पागल हो गए। उन्होंने गिबरेटी को तो सिर्फ नाम के लिए रखा था ताकि आगे चल के इसका भी कुछ नाम हो जाए, ये भी पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो भी जानते थे कि गिबरेटी किसी काम का नहीं है, एक नंबर का निकम्मा है। अंततः वो सब के सब फिलिपो के पास पहुंचे, उसके घर। फिलिपो ने अपने सारी कंडीशंस वैसे ही रखे कि मैं थक गया हूं, मैं काम कर चुका हूं और अब गिबरेटी इस काम को पूरा कर देगा, आप लोग प्लीज मुझे परेशान न करें। ऐसा जानने के बाद इटालियन ऑफिशियल्स समझ गए कि फिलिपो अकेले काम करना चाहते थे और हम लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध गिबरेटी को उनके असिस्टेंट के रूप में रख दिया, जिस वजह से वो खफा हो गए। इसलिए इटालियन ऑफिशियल्स ने तुरंत गिबरेटी को काम से निकाल दिया और फिलिपो को वापस काम पे बुला दिया। फिलिपो ने इस कैथेड्रल को बहुत लगन से बनाया और आज भी ये फ्लोरेंस में देखा जा सकता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब आपके पास ताकत हो तो कोशिश ये कीजिए कि लोग आपके पास आए, ना कि आप उनके पास जाएं। इससे आपकी ताकत में वृद्धि होती है और उनकी ताकत में ह्रास। वो हारते हैं, आप जीतते हैं, आपकी ताकत बढ़ती है। लेकिन यहां पे एक रिवर्सल भी है। रिवर्सल किसके केस में है? रिवर्सल की केस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एडोल्फ हिटलर को ले सकते हैं। बहुत सारे देश थे जब एडोल्फ हिटलर गलत कामों में लगा हुआ था, वो एक के बाद एक सब देशों के ऊपर कब्जा किए जा रहा था, लेकिन सब देश इंतजार कर रहे थे कि जब उनके पास हिटलर आएगा तब वो उससे बातें करेंगे, समझौता करेंगे या लड़ाई करेंगे। इस वजह से हिटलर ने हर एक देश को एक करके मारा, हर एक देश को एक एक करके अपने जर्मन अंपायर में एसिमिलेट करता चला गया, विच इज वेरी रॉन्ग। ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस केस में आप रिवर्सल देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दुश्मन के ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। लास्टली यही एक बुक है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन।
आप लोग को इसको पढ़नी है, आप लोग को इसके बारे में जानना है और जितना भी हो सके इसको अपने अंदर एसिमुलेट करना है। जानिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।